पिछले दिनों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया गया। इस देश के अंदर दादागिरी चल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को उनके घर में घुस करके मार दिया गया। क्या ऐसे चलेगा? अगर ईरान के अंदर लोकतंत्र है कि नहीं, ईरान के अंदर महिलाओं की प्रतिष्ठा है कि नहीं, ये तय करने का अधिकार तीसरे आदमी अमेरिका और इजराइल को किसने दे दिया? हम अपने देश की समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। नरेंद्र मोदी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएसएस के विचार से हमारी दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत से लड़ने के लिए हम भारत के नागरिक खुद सक्षम हैं। हमें दुनिया के किसी भी देश की जरूरत इस देश में हमारा सहयोग करने के लिए नहीं। ये देश हमारा। ठीक उसी तरीके से अगर राष्ट्रवाद की बात भारतीय करते हैं तो ईरानी नागरिकों के लिए भी उनका राष्ट्र प्रथम है। उन्होंने सोचा था कि वेनेजुएला की तरह राष्ट्रपति को उठा करके ईरान को घुटना टेकने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन शायद उन्हें ईरान का वो इतिहास नहीं पता जिसने उसको दुनिया के आर्ट और कल्चर के क्षेत्र सहित तमाम क्षेत्रों में स्थापित किया। और इसीलिए ईरानी उनके सामने झुकने को मजबूर नहीं हुए और उन्होंने खुद कुर्बान हो जाना, शहीद हो जाने का रास्ता चुना, उनके सामने घुटना टेकने का रास्ता नहीं चुना। आज हम देख रहे हैं कि खमेनेई शहीद हो गए। आपकी हजार आलोचनाएं उनसे हो सकती, लेकिन इस तरीके से उन पर हमला, इस तरीके से उनकी हत्या न संवैधानिक रूप से सही है और न ही दुनिया में किसी भी कानून के हिसाब से उसको कहीं सही ठहराया जा सकता है। आज इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, हम ये प्रदर्शन, ये कार्यक्रम युद्ध के खिलाफ हम अपने देश के शासकों से, इस देश के प्रधानमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं कि आज पूरा मिडिल ईस्ट, जिसमें भारत के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, दुबई में, आबू धाबी में, माउंट आबू, तमाम क्षेत्रों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस इलाके में रहते हैं। अरब में, मिडिल ईस्ट में लोग मजदूरी करने जाते हैं, लोग वहां पर काम कर रहे हैं। हम लोगों के पास फोन आ रहा है, उनके परिवार के लोग चिंतित हैं जो भारत में रहते हैं कि क्या होगा। युद्ध ईरान और इजराइल में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, लेकिन हमले मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तेल का भयानक अकूत भंडार है। तेल का अकूत भंडार इराक पर भी है। पहले सद्दाम हुसैन को तमाशा घोषित करके अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मार दिया और इराक के साथ कुवैत को भी उन्होंने खत्म कर दिया। मिडिल ईस्ट को ठीक तरीके से समझने की आवश्यकता है। आज पूरे मध्य पूर्व में इन्होंने सैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। अमेरिका ने उन सैनिक अड्डों को ईरान ध्वस्त कर रहा है, लेकिन जब बम, गोले बारूद, मिसाइलें चलेंगी तो वो सिर्फ उनके जगहों पे नहीं गिरेंगी, उससे ह्यूमैनिटी खत्म होगी, मानवीयता खत्म होगी और इंसानियत खत्म होगी। आज पूरा मध्य पूर्व खतरे में है, आज पूरा एशिया महादेश खतरे में है, दक्षिण एशिया खतरे में है। पिछले दिनों ईरान के जंगी जहाज भारत के अंदर मैत्रीपूर्ण प्रैक्टिस करने के लिए आया था। जब यहां से लौट रहा था तो हिंद महासागर के अंदर अमेरिकी पनडुब्बियों ने उस जहाज को डुबा दिया। ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है। आप सोचिए, आपके घर में कोई हित नाता आया हुआ है, आपके समधी भाई आपके घर में आए हुए हैं और आपके घर से निकल रहे हैं और आपके जवार में उनकी हत्या हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही बढ़ेगी। आपने उनकी सुरक्षा करने की गारंटी आपने क्यों नहीं किया? इस तरीके से हमले हो रहे हैं। और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो पहले के भाषण में कहते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो कहते थे कि बताइए 1 करोड़ का देश है तो हम तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या हो। कौन तय कर रहा है? आज ट्रंप कहता है कि भारत को हम 1 महीना के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट देते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, इसका जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनके लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। जिस एप्स्टीन फाइल में वैसे वैसे हत्यारों का नाम आया है, वैसे वैसे भ्रष्ट लोगों का नाम आया है जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया। ट्रंप का नाम खुद ही, राष्ट्रपति ट्रंप का नाम खुद ही एप्स्टीन फाइल में है और इस तरीके से डरे हुए हैं। ट्रंप डायरेक्ट बोलता है नरेंद्र मोदी जी को कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कैरियर खा सकता हूं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को मालूम है कि इनकी दुखती रग को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पकड़ लिया और जिस दिन वो दबा देगा उस दिन ये भारत के अंदर जो 56 इंची छाती के नाम पर जो गुरु घंटाल बने हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर, जो हिंदू हृदय सम्राट बनकर घूम रहे हैं, इनका हालत ट्रंप इस देश के अंदर आसाराम बापू और राम रहीम से भी खराब कर सकता है। इनको यह बात ठीक तरीके से मालूम है, इसलिए अमेरिका के सामने कुछ नहीं बोल रहा।
दुम दबा करके भाग रहे हैं। ये हमारे देश के लिए, देश के सॉवरेनिटी के लिए, देश की संप्रभुता के लिए ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। आज इस देश की आजादी के 80 वर्षों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत की आर्थिक नीतियां, भारत की विदेश नीतियां अमेरिका तय कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ इस दुनिया के अंदर कि हमारी आर्थिक नीति अमेरिका के द्वारा तय किया जाए। अमेरिका तय कर रहा है कि हम तेल अमेरिका से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे, अरब से खरीदेंगे कि रूस से खरीदेंगे। हथियार हम कहां से खरीदेंगे, अमेरिका तय कर रहा है। कपास कहां से आएगा, अमेरिका तय कर रहा है। अमेरिका ने एक ऐसा ट्रेड डील भारत के साथ साइन किया है जो हमारे देश के किसानों का कमर तोड़ देने वाला है। अमेरिका का सोयाबीन, अमेरिका का टेक्सटाइल, अमेरिका की फसलें, अमेरिका का कपास इस देश के अंदर लाया जाएगा और हमारे देश के किसानों के उत्पादित जो माल है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इस देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए गैर नैतिक तरीके से उन्होंने, गैर उसूली तरीके से उन्होंने ट्रेड डील किया है। और आज इस देश के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप राज कर रहा है। यह हम भारतीयों के लिए, इस भारत के नागरिकों के स्वाभिमान के साथ एक खिलवाड़ है। इसीलिए मजबूती के साथ हम इस सवालों पर लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत सरकार शांति के लिए पहल करे। हमें मालूम है अभी कल ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। आने वाले समय में तेल पर खतरा होगा। ईरान दुनिया के नक्शे में एकदम बीच में बसा हुआ है। अगर वो चाहेगा तो अरब से पूरा का पूरा एशिया का, दक्षिण एशिया का व्यापार रोक सकता है। इसलिए आने वाले समय में तेल के भंडार के लिए जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें भयानक खतरा हमारे लिए आ सकता है। पेट्रोलियम और डीजल हमारे लिए और महंगे हो सकते हैं। भारतीय नागरिकों को और भयानक महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। पिछले दिनों ईरान के 150 बच्चियों की हत्याएं इस युद्ध की विभत्स रूप को प्रस्तुत कर रही है। हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में एक बार फिर कोई दुनिया का कोई देश, कोई शहर हिरोशिमा बने, कोई शहर नागासाकी बने, कहीं विध्वंस हो। बिल्कुल हम नहीं चाहते। हम मानवता के पक्ष में है, हम बुद्ध के देश के नागरिक हैं। इसलिए हम मानते हैं कि अहिंसा इस देश दुनिया के अंदर रहे, प्रेम रहे। अच्छा, महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगता है, जबकि अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के पुत्र की राजनीति में एंट्री हो गई है। क्या कहिएगा? देखिए, कोई नई बात नहीं है। ये बीजेपी के द्वारा बनाया हुआ नैरेटिव है। बीजेपी के साथ आप रहिएगा तो आप पर कोई बात नहीं लगेगा। ना आप भ्रष्टाचारी कहे जाएंगे, ना आप अत्याचारी कहे जाएंगे, ना आप बलात्कारी कहे जाएंगे। अभी राम रहीम छूट गए, बलात्कारी थे। सोनम वांगचुक, कितना बड़ा वैज्ञानिक, इस देश का नाम प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले को जेल में बंद किया हुआ ये लोग। इनके साथ जो मिल गया उनका भ्रष्टाचार का ये हो गया, वॉशिंग मशीन उन्होंने रखा हुआ है। इसलिए नीतीश जी अगर आज बीजेपी के साथ नहीं होते तो पूरा मेन स्ट्रीम में चल रहा होता कि नीतीश ने अपने बेटा को जो है आगे कर दिया। लेकिन चूंकि वो बीजेपी के साथ है इसीलिए कोई नहीं बोल रहा है। तो आप समझिए इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, क्या स्वेच्छा से जाना चाहते हैं नीतीश कुमार? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि जो आदमी सिर्फ कुर्सी के लिए 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया 20 साल में, 20 साल में आप 4 बार ना शपथ ले सकते हैं जी। वो 10 बार लिए हैं। किस लिए? सिर्फ कुर्सी के लिए। जो पलटू कुमार, कुर्सी कुमार के नाम से विभूषित हुए, बदनाम हुए, आपको लगता है कि वो आदमी जिसका सिद्धांत ही कुर्सी रहा पिछले दिनों से, वो कुर्सी छोड़ सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि वो राज्यसभा के लिए कुर्सी छोड़ देंगे? अगर किसी को लगता है तो वो बहुत नादान है, बहुत बचपना में वो सोच रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी के पास तो इतनी हैसियत है और रही है कि कितने लोगों को उन्होंने राज्यसभा भेजा। लेकिन आज नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती गर्दन में हाथ लगा करके दिखावटी के लिए शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है। ये बीजेपी का एक मॉड्यूल है जो जनमत नीतीश जी के नाम पर उन्होंने हासिल किया। आज उस जनमत का भी गला घोटा जा रहा है और नीतीश कुमार जी की इतनी खराब विदाई होगी ये हम लोगों ने भी नहीं सोचा। क्या लग रहा है सर, अब बिहार कहाँ जाएगा, किस ओर जाएगा? विकास बिहार का तो बस हालत ऐसे ही बहुत खराब है। ट्रेजरी बंद है, कहीं पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पर निर्भर है। अगर भारत सरकार पैसा नहीं देगा तो किसी को सैलरी नहीं मिलने वाली है इस राज्य के अंदर। ये हालत है। 10,000 रुपया बांट करके इन लोगों ने राज्य सरकार के खजाने को बिल्कुल कंगाल बना देने का काम किया। और बिहार तो ऐसे ही बर्बाद है। देश में सबसे गरीब राज्य में से एक है। भाषण देने से थोड़े होगा। भाषण देकर के लोगों को गलत बात में फंसा करके 10,000 रुपया दे करके जैसे तैसे ईडी सीबीआई लगा करके इलेक्शन कमीशन को मैनेज करके सत्ता में इन लोगों ने सत्ता में अपना जगह बनाया है। इसलिए बिहार का हालत बहुत खराब है। नीतीश जी
के राज की यही हालत है। हम लोगों ने सर्वेक्षण का भी रिपोर्ट देखा है और भाजपा के हाथ में जाने पर तो और बिहार का हालत आने वाले समय में खराब होने जो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि 100 दिनों के भीतर हमने जो राजस्व का जितनी भी अनियमितताएं थी उसको खत्म कर दिया है और धीरे धीरे तो आप इसका क्रॉस चेक करने के लिए अंचल में जाइए। तो जब से बने हैं मंत्री तब से कभी सीओ हड़ताल पर जाते हैं और कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं। हम तो 3 महीने से हड़तालें देख रहे हैं, एक भी काम हो रहा है। हमें वो जमीन का नापी के लिए पटना बक्सर में आवेदन दिलवाए हुए हैं, उसी दिन से जो है राजस्व कर्मचारी हड़ताल में चल रहा है। डुमराव में कितना आवेदन पड़ा है, तो कोई काम हो नहीं रहा है। ऐसी नीति चला रहे हैं आप, ऐसा नियम हड़का के बतिया रहे हैं कि सब हड़ताले पे चल रहा है। हड़ताल को समाप्त करने का आपके पास शक्ति क्षमता पावर नहीं है। कुल मिलाकर के सीओ और इन लोगों से लड़ाई में जनता ना फंस रही है जी। जनता का तो काम हो नहीं रहा है, सब तो हड़ताल में चल रहे हैं, जनता काम कहाँ हो रहा है, सब काम रुका हुआ है।